नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बॉलीवुड टीवी और फैशन यानी शोबिज़ की हीरा मंडी का पार्ट 6 सुना रही हूँ। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना स्टैंड क्लियर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरी सीरीज़ के बारे में कुछ यूज़र्स ने कमेंट में कहा कि तुम एक्ट्रेसेस के बारे में बुरा कैसे कह सकती हो। एक ने यह भी कहा कि तुम औरत हो कि औरत को जलील कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे अपनी सोच शेयर करना चाहती हूँ। निचले स्तर की काम करने वाली सेक्स वर्कर्स के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। वो समाज की मजबूर और हालातों की शिकार महिलाएं हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। बल्कि समाज पर तो उनका एहसान है कि उनके कारण इस तथाकथित सभ्य समाज की बाकी महिलाएं और लड़कियां काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। वो न होती तो क्या होता, सोचिए। सेक्स वर्कर्स की तकलीफ़ों का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ मैंने सिर्फ उनकी ही बात की है जो ग्लैमर इंडस्ट्री में बाई चॉइस ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, जिस्म फरोशी अलग चीज़ है और बाई चॉइस शौक और पैसे के लिए करना एक अलग चीज़ है। यानी ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, यानी इजी मनी के लिए करने वाले। इसमें लड़के, लड़कियाँ और थर्ड जेंडर के भी कई लोग शामिल होते हैं। लेकिन ग्लैमर फील्ड में लग्जरी और शौक के लिए, पैसे के लिए जिस्म फरोशी करने वाले लोग जो बंद कमरों में अपना सम्मान लुटाते हैं और पब्लिक के सामने देवी देवता बन के नज़र आते हैं, उनके बारे में तो कहा ही जा सकता है। उनकी बात भी अलग है। ग्लैमर इंडस्ट्री को स्वर्ग मान के पूजने वालों के लिए इस जन्नत की हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं शोबिज़ में उन लड़कों के बारे में भी बताऊंगी जिनमें से कई संघर्ष के दौरान जिगलो बन गए और कई एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ पार्ट टाइम ये काम कर रहे हैं। कुछ तो मेरी पहचान में ही थे, कुछ को मैंने करीब से देखा और कईयों के बारे में सुना। दोस्तों, कहते हैं कि मुंबई शुक्र यानी वीनस ग्रह का शहर है, यानी ग्लैमर का शहर। कहावत है कि यहाँ से गुजरते हुए तो श्रवण कुमार भी भटक गए थे और अपने माँ बाप को कांवड़ में छोड़ के भाग गए थे। ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन बॉलीवुड में, इंडस्ट्री के अंदर ये कहा जाता है अक्सर इस शहर के बारे में। लेकिन कितने लोगों के सच में प्यारे बेटे यहाँ गुम हो चुके हैं, भटक चुके हैं। वो आए तो थे स्टार बनने, लेकिन वापस नहीं लौटे, और लौटे तो किसी और रूप में। इसमें बड़े नाम भी हैं और गुमनाम भी। आइए पहले मैं आपको एक गुमनाम जिगलो से मिलाती हूँ जिसकी क्लाइंट्स बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेसेस भी थीं। मेरे एक सीनियर राइटर फ्रेंड हैं, उनका एक दोस्त था शरण। वो पंजाब से एक्टर बनने मुंबई आया था। यहाँ आकर उसने भी कहीं अंधेरी के आसपास कुछ स्ट्रगलर लड़कों के साथ रूम शेयर किया, जिम ज्वाइन किया, बॉडी अच्छी बना ली। जवान और गोरा तो वो था ही, लेकिन उसे मनचाहा काम नहीं मिल रहा था, कुछ खास काम ही नहीं मिल रहा था। छोटे मोटे जूनियर आर्टिस्ट टाइप के काम से इस महंगे शहर में कैसे खर्च चलता। घर से तो पैसे मिलते नहीं थे और 12 घंटे की नौकरी उसे करनी नहीं थी। इस देश के सबसे महंगे शहर में पैसों की कमी के कारण आखिरकार वो टूट गया। फिर भी उसके पास 3 ऑप्शंस थे। पहला कि वो एक्टिंग छोड़ के यहीं कोई और नौकरी कर ले। दूसरी, अपने घर या शहर वापस लौट जाए। उसके सामने सवाल सरवाइव करने का था। लेकिन दोस्तों, उसने तीसरा ही ऑप्शन चुना, यानी समझौते का, खुद को बेचने का। घर चलाने के लिए उसने जिस्म फरोशी करना शुरू कर दिया। ऐसे लड़कों को यहाँ कॉल बॉयज़, मेल एस्कॉट्स या मेल प्रोस्टिट्यूट या टॉय बॉयज़ कहा जाता है। बीते ज़माने की कुछ बड़ी बूढ़ी मशहूर हीरोइंस उसकी रेगुलर क्लाइंट्स बन गई। वो उसे अपने घर बुलाती थीं। दोस्तों, मैं उनके नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो हीरोइंस कोई छोटी मोटी एक्ट्रेसेस नहीं थीं, बल्कि लेजेंडरी हैं। उन्होंने कभी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में बड़ी स्टार्स के साथ लीड रोल्स किए थे और काफ़ी पैसा कमाया था। उनमें से एक के बारे में मुझे विस्तार से पता चला था। उसका नाम सुन के तो दोस्तों मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो लेजेंडरी हीरोइन मेरी बहुत फेवरेट हुआ करती थी। उसका डिवोर्स हो चुका था। वो सागर किनारे ऊंचे टावर में अकेली अपने फ्लैट में रहती है। उसकी इमेज बहुत ही सादा, इंटेलेक्चुअल और आधुनिक सेल्फ अवेयर अभिनेत्री की है। उसने बहुत सी कमर्शियल और आर्ट फिल्मों में काम किया था और आज भी कर रही है। वो जब भी शरण को बुलाती थी तो उसे फुल बॉडी मसाज और नहलाने से लेकर बाकी सारी सर्विसेज देनी पड़ती थी। उसे एकदम रानी महारानी की तरह सेवा देनी होती थी। उस लड़के ने मेरे राइटर फ्रेंड को बताया था कि बाकी हीरोइंस भी उससे ऐसी ही सर्विसेज लेती थीं। उनका सर्कल भी कॉमन था।
तो एक को शरण की सर्विस अच्छी लगी तो वो दूसरी को उसका नाम रिकमेंड करती थी, फिर दूसरी उसे बुलाती थी। ऐसा हुआ कि उनके सर्कल का वो कॉमन कॉल बॉय बन गया। फिर कुछ सालों तक यही करते करते बेचारा परेशान हो गया और थक हार के इस दलदल से निकल के वापस अपने शहर पंजाब लौट गया। दोस्तों, कहते हैं ये शहर तोड़ देता है, लेकिन मुझे लगता है कि असल में ये शोबिज़, ये ग्लैमर इंडस्ट्री मिडिल क्लास को तोड़ देती है। लोग कुछ स्टार्स के स्ट्रगल्स की झूठी कहानियाँ पढ़ के उन पर भरोसा करके सपने देखने लगते हैं कि वो भी यहाँ के स्टार बन जाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, रातों रात मशहूर और अमीर वो भी हो सकते हैं। लेकिन वो कुछ कामयाब लोगों के बारे में ही जानते और सुनते हैं जिनकी संख्या उंगलियों पर ही गिनी जा सकती है। फेलियर, लूजर्स और बर्बाद हो चुके हज़ारों लाखों नौजवान लड़के लड़कियों की कहानियाँ ग्लॉसी मैगजीन्स के पन्नों पर या पेज 3 पर कभी नहीं छपती। किसी को पता ही नहीं चलता कि उनका क्या हुआ। कई फिर भी खुशनसीब होते हैं जो इससे निकल के वापस अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन कईयों के पास लौटने का रास्ता भी नहीं होता। और जो कामयाब हुए हैं, जो सक्सेसफुल स्टार भी बने हैं, वो किस तरह से बने हैं, किस तरह से कामयाब हुए हैं, इसकी असली कहानियाँ भी कहीं नहीं छपती। दोस्तों, बॉलीवुड में रोल्स पाने के लिए लड़कियों की तरह कई लड़कों को भी शोषण से गुजरना पड़ता है, और ये समझौते वो अपनी और सिर्फ अपनी मर्जी से करते हैं। कुछ को सक्सेस मिल भी जाती है तो फिर वो अपनी शर्तों पे काम करने लगते हैं। बॉलीवुड में एक बड़ा बैनर है महेश भट्ट का, जिसे भट्ट कैम्प कहते हैं। जॉन अब्राहम, दीनो मौर्य, राहुल रॉय जैसे कई मॉडल्स को वो अपनी फिल्मों में लीड हीरोज़ के ब्रेक दे चुके हैं। वो फिल्में सुपरहिट भी हुई और वो स्टार्स भी बन गए। उस बैनर के फेस यानी महेश भट्ट पर भी ऐसे आरोप लगते हैं कि वो मेल एक्टर्स को दोस्तियां करके काम देते हैं, लेकिन किसी भी एक्टर ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, कोई इल्ज़ाम सीधे नहीं लगाया। शोबिज़ में जब तक कोई पीड़ित खुद अपनी आपबीती नहीं कहता, तब तक किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दबी ज़ुबान में सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं या अंदर अंदर चर्चाएं होती रहती हैं। और एक और दिक्कत भी है कि पीड़ित अगर किसी के बारे में सच कहेगा तो उसके अपने बारे में भी सच सामने आएगा, इसलिए सब खामोशी रहते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में एक म्यूज़िक कंपनी है जो फिल्में भी प्रोड्यूस करती है। उसके मालिक भाइयों के बारे में भी इसी तरह की बातें होती हैं कि वो लड़कों से रिश्ते रख के ही उन्हें काम देते हैं, और ये लड़के कोई आम नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टार्स हैं। पता नहीं ये क्या प्रैक्टिस है काम के साथ, अब इसे कास्टिंग काउच कहें या जिस्म फरोशी, क्योंकि मकसद तो पैसा ही है। कैश न सही काइन में फेवर लिया ही जा रहा है। फैशन इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही पुराना चलन है। फैशन से मुझे याद आया कि एक सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर है रोहित वर्मा, जो कि थर्ड जेंडर है, यानी एक पुरुष के शरीर में अटकी हुई महिला है, यानी मन और आत्मा से वो एक लड़की है, एक महिला है। उसे हाल ही में ये खुलासा किया कि कई सालों पहले संघर्ष के दिनों में उसने जिस्म फरोशी की थी मुंबई में आकर। उसने बताया कि वो मुंबई में जब नया आया था और पैसों की कमी थी, तो साउथ बॉम्बे के कोलाबा में ताजमहल होटल के पास वो लड़कियों के कपड़े पहन के यानी क्रॉस ड्रेसिंग करके सेक्स वर्कर्स के बीच घूमता था। उसे 1-2 बार लोगों ने पिकअप किया था। रोहित का कहना है कि बदले में जो पैसे उसे मिले, उनसे उसने डिज़ाइनिंग का सामान खरीदा और अपना काम शुरू किया। रोहित वर्मा ने बिग बॉस के 3रे सीज़न में भी हिस्सा लिया था। रोहित ने खुलासा किया कि वो एक एक्टर के साथ रिलेशनशिप में था जो बाद में स्टार बन गया, और जैसे ही उस एक्टर को काम मिलने लगा, उसने रोहित को झटक दिया। मैंने रोहित को कई पेज 3 पार्टीज़ में देखा है। उसका कुछ 9 लोगों का ग्रुप था, लड़के लड़कियों और थर्ड जेंडर्स का। वो पूरे पार्टी एनिमल्स थे। एक बार जुहू के बड़े होटल की पार्टी में उसके ग्रुप के एक लड़के को मैंने बहुत तेज़ वाइल्ड डांस करते देखा था। उस पार्टी में वहीं कोने में एक्टर मैकमोहन भी नाच रहे थे। मैकमोहन जो शोले में सांबा के किरदार में थे और रवीना टंडन के मामा थे। वो किसी छोटी मोटी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की 18वीं यानी 18th बर्थडे पार्टी थी। मेरे एक सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट फ्रेंड ने मुझे वहाँ मिलने के लिए बुलाया था। उसने हंसते हुए मुझसे कहा कि ये लड़की 18 की नहीं हुई है, इसकी 3 18th बर्थडे पार्टीज़ तो मैं खुद अटेंड कर चुका हूँ। दोस्तों, वहाँ कोई किसी को नहीं जानता था, सब मज़े लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए आए थे, अपना अपना काम निकालने आए थे। वो अननोन एक्ट्रेस क्यों इतने बड़े होटल में पार्टी का खर्चा उठा रही थी, उसका क्या मकसद था, ये तो वही जाने।
रोहित वर्मा और उसका ग्रुप पेज 3 पार्टीज में रेगुलर था, इसीलिए मधुर भंडारकर ने अपनी 2008 में आई फिल्म फैशन में उसे वैसा ही रोल दिया था। जिस यूट्यूबर सिद्धार्थ कन्नन के शो में रोहित ने अपने रिश्तों के बारे में खुलासे किए, वो मेरे साथ ऑल इंडिया रेडियो के FM चैनल में काम करता था। करीब 1998-99 में वो इंग्लिश का अनाउंसर था, मैं हिंदी की अनाउंसर थी। अक्सर हमारे शो एक के बाद एक होते थे। फिर मैं आज तक में चली गई और वो वॉइसिंग और इवेंट कंपेयरिंग में लग गया। दोस्तों, फिल्म और फैशन इंडस्ट्री के साथ कई टीवी स्टार्स भी मेल एस्कॉर्ट्स यानी कॉल बॉयज़ और जिगोलो का काम करते हैं। एक हैंडसम टीवी स्टार है जो एक्टिंग करते करते पार्ट टाइम जिगोलो बन गया और कई सालों से ये काम कर रहा है। उसने कुछ सालों पहले अपना नाम बदला था। उसे फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शौक़ है, खासकर अपने को स्टार्स के साथ, और वो भी मेल को स्टार्स के साथ। वो फ़ोटोज़ खींच के सोशल मीडिया में डालता ही रहता है। उसने एक बड़ी फिल्म में कैमियो किया था और टीवी के कई सुपरहिट डेली सोप्स में वो काम कर चुका है। कई महिला प्रधान सीरियल्स में उसने काफ़ी लंबे इम्पॉर्टेंट रोल्स किए हैं। लेकिन शोबिज़ में वो एक्टिंग से ज़्यादा अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ और स्किल्स के लिए जाना जाता है। उसकी क्लाइंट लिस्ट में हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन्स, कॉर्पोरेट लेडीज़, बॉलीवुड के स्टार्स की पत्नियां भी शामिल हैं। उसके बारे में कुछ सालों पहले मिड डे टैब्लॉइड ने रिपोर्ट की थी। उसकी शादी एक दूसरे स्टार की बहन से होने वाली थी, लेकिन जब उन्हें उसके साइड बिजनेस के बारे में पता चला तो वो शादी उन्होंने कैंसिल कर दी। वो हैंडसम हंक एक फिल्म मेकर की भांजी को भी डेट कर रहा था। वो लड़की भी छोटी मोटी एक्ट्रेस है। उस हैंडसम हंक का सीक्रेट बिजनेस अब सीक्रेट नहीं रहा, बल्कि उसके रेट कार्ड के बारे में टीवी इंडस्ट्री में खुलेआम चर्चा होती है। मैंने उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखा तो उसमें लिखा था कि गुड बॉयज़ स्वर्ग में ले जाते हैं, लेकिन बैड बॉयज़ यहीं पर आपको स्वर्ग दिखा देते हैं। अब इसका क्या मतलब है आप समझ सकते हैं, कहने को कुछ रह ही नहीं जाता बाकी। दोस्तों, ये स्टार्स तो वो हैं जिनको खूब काम मिल रहा है, फिर भी जिस्म फरोशी उनका साइड बिजनेस है। वो अपनी महंगी गाड़ियाँ, कपड़े, घड़ियाँ सब फ्लॉन्ट करते हैं। वो करता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये लोग छोटे बड़े पर्दे पर एक्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की इस जिस्म फरोशी के बिज़नेस में बहुत डिमांड रहती है, उनका रेट भी हाई रहता है। उस टीवी स्टार की कोई मजबूरी नहीं है, यानी जिस्म फरोशी वो बाई चॉइस फॉर लग्जरी कर रहा है। दोस्तों, मैंने देखा है कि कई बार एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहे लड़कों की कमज़ोरी भांप के अमीर औरतें भी उन्हें फांस लेती हैं। लोखंडवाला में एक एस्पायरिंग एक्टर हैंडसम लड़का मेरे एक न्यूज़ सोर्स का दोस्त था। चलो मैं बता ही देती हूँ, वो सोर्स असल में एक बड़े स्टार का स्पॉट बॉय था। हम फील्ड जर्नलिस्ट को खबरों के लिए बड़े सेलेब से लेकर उनके ड्राइवर्स, स्पॉट बॉय, मेकअप मैन तक सबसे बात करनी होती थी। तो उसका हैंडसम दोस्त फिल्मों और सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स कर रहा था। किसी तरह वो उस एक्टर की मुलाकात एक डायमंड मर्चेंट की बीवी से हो गई। वो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, कुछ 28 साल की थी। उसका डायमंड मर्चेंट हस्बैंड उसे पैसे बहुत देता था, लेकिन वक्त नहीं देता था। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। तो उस महिला ने यानी डायमंड मर्चेंट की वाइफ ने अपनी ज़रूरत उस एक्टर के ज़रिए पूरी की। उस महिला ने उस एक्टर से एक्टिंग के सारे काम छुड़वा दिए और उसे किराए का एक फ्लैट दे के रखा हुआ था और रेगुलर पेमेंट करती थी। जब वो चाहती थी तभी वो उससे बात कर सकता था, वरना उस महिला का फ़ोन ऑफ रहता था। यानी उसने एक नंबर सिर्फ उसके लिए लिया हुआ था, यानी सिम कार्ड लिया हुआ था। वो महिला उसे हर महीने खर्चा देती थी, कभी कभी बाहर ट्रिप पर भी ले जाती थी। आखिरी बार जब स्पॉट बॉय से मेरी मुलाकात हुई तो वो डायमंड मर्चेंट की वाइफ उस लड़के को कुछ छोटा सा बिजनेस सेट करके दे रही थी। पता नहीं उसका बाद में क्या हुआ। ऐसे कई लड़के होंगे दोस्तों, जिनके दूसरे शहरों में रहने वाले माँ बाप और रिश्तेदार सोचते होंगे कि बेटा फिल्मों में, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, घर में पैसे भेज रहा है, लेकिन हकीकत तो होती है कि वो खुद को बेच रहा होता है। दोस्तों, जिगोलो के इस सब्जेक्ट पर एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, मिस्टर 100%, जिसमें इरफान, आर्यन वैद और महिमा चौधरी ने बेहतरीन एक्टिंग की थी। बहुत ही टचिंग फिल्म थी। खासकर इरफान का काम उसमें बहुत अच्छा था। उसका कैरेक्टर फिल्म में एड्स से मर जाता है। जिस्म फरोशी करने वाले इन लड़कों को एहसास नहीं होता कि कुछ दिनों का पैसा उनकी पूरी जवानी खा जाता है और ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। मैंने पहले बताया था कि कई कास्टिंग एजेंसीज़ और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़ इस कारोबार में एक्टिव हैं,
जो एक्टर्स और मॉडल्स को पैसों का लालच दे के अपनी ओर खींचती हैं, कई बार फॉरेन ट्रिप्स पर भी भेजती हैं। तो ये तो हुई जिगोलोस की बात, लड़कों की बात। फिर से एक्ट्रेसेस की बात करते हैं। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि बॉलीवुड की कई छोटी बड़ी एक्ट्रेसेस पिछले 15-18 सालों में कई बार एयरपोर्ट पर हीरों और सोने के गहनों के साथ पकड़ी जाती हैं। ये अनडिक्लेयर्ड ज्वेलरी और डायमंड्स होते हैं। ये इतना सारा सोना और हीरे विदेशों में उन्हें कहाँ से मिलता है? कई कहती हैं कि उन्हें गिफ्ट में मिला है। भाई, कौन से ऐसे फैंस हैं इनके जो इन्हें किलो के हिसाब से गोल्ड और डायमंड्स के गहने गिफ्ट करते हैं? कुछ कहती हैं कि वो साथ ले गई थी लेकिन डिक्लेयर नहीं किया था, यानी वो गहने उनके अपने हैं। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि अरब लोगों में बॉलीवुड की हीरोइंस बहुत ही लोकप्रिय होती हैं। कई बार यूएई, दुबई और गल्फ कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी स्टेज शोज़ करने जाती हैं। तो कई लड़कियां शोज़ के अलावा और भी दूसरी एक्टिविटीज़ करती हैं। बॉलीवुड की कई हॉट हीरोइंस विदेशों में छुट्टियां मनाने जाती रहती हैं, कभी मालदीव, कभी कहीं और सोशल मीडिया पर अपने अकेले की फ़ोटो पोस्ट करती रहती हैं। बीच पर बिकनी में, कभी फैशनेबल कपड़ों में, कभी कोई डिश खाते हुए, डेलिकेसी खाते हुए। दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि फ़ोटोज़ खींचने वाला कौन होता है, ये कभी नहीं पता चलता। कई तो ऐसी हैं जो कभी भी अपने खर्चे पर नहीं जाएंगी। ऐसे लोग खर्च करते ही नहीं हैं बल्कि कराते हैं। ये शोबिज़ और ग्लैमर की हीरा मंडी के ऐसे राज हैं जो राज ही रहते हैं जब तक कि कोई क्राइम केस ना हो जाए। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी सुपर मॉडल्स हैं, उनमें से ज़्यादातर सुपर मॉडल्स हाई प्रोफाइल वेबसाइट्स के ज़रिए ट्रैवल पार्टनर के नाम से उपलब्ध होती हैं। उन्हें एडवांस में डॉलर में पे करना होता है और उन्हें कोई भी ट्रैवल पर अपने साथ ले जा सकता है। पैसे की हवस की कोई हद नहीं होती। कितना भी पैसा हो, कितनी भी फेम हो, लोग गिर कर भी पैसे उठाते हैं। और जब से ये सोशल मीडिया आ गया है, उनके बिजनेस में और निखार आया है। दोस्तों, मुंबई की हीरा मंडी का पार्ट 6 यहीं तक। पार्ट 7 भी आएगा और वो आखिरी होगा इस सीरीज़ का। दोस्तों, आखिर में सबसे ज़रूरी बात मैं कहती चलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। धन्यवाद, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।